बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। जिन्हें फिक्र नहीं कि सिर रहे या ना रहे, सच बोलने पे आते हैं तो फिर बोलकर ही दम लेते हैं। जी हां, ऐसी ही कोशिश हम और आप मिलके हर मंगलवार और गुरुवार को करते हैं। एक ऐसी पाठशाला लगाते हैं जिसके कई पृष्ठों पे, कई चैप्टर्स पे सिर्फ सच कहने की, सच समझने की और सच समझाने की कोशिश हम और आप मिलकर करते हैं। और आज, जी हां, आज हम जिस दर्द को, जिस एहसास को, जिस शब्द को उकेरने की कोशिश कर रहे हैं वो पलायन है। और जब पलायन की बात करते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि महानगरों में रहने वाले, शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग आज का ये शो देखने के बाद कुछ साल पहले चले जाएंगे और याद आएंगी कुछ ऐसी कहानियां जो उनको दर्द से, टीस से एक बार फिर सराबोर कर देंगी। याद आएगा वो दिन जब एक बैग में खूब सारे कपड़े भर लिए थे कि आज तो शहर जाना है। याद आएगा बाबू और माँ का वो चेहरा, जी हाँ, बाबूजी और माँ का वो चेहरा जिस चेहरे पे चिंता भी थी, शिकन भी थी और एक मुस्कुराहट भी थी कि कहीं ना कहीं आप उदास ना हो जाएं उस शिकन को देखने के बाद। घर के चौखट को लांघने की वो कहानी आज आपको याद आ जाएगी जो सालों पहले कहीं ना कहीं हमेशा के लिए अपने ही घर से आपको मेहमान की तरह जुदा कर दी गई थी। तो मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि आप इस शो को देखिए, 50 से 55 मिनट मेरे साथ रहिए, लेकिन आज मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। और यह भी कहूंगा कि आज का शो बिल्कुल दिमाग से मत देखिए। आज दिल की बात है, दिल तक पहुंचेगी। इमोशंस की इस बयार में हम और आप लगातार बहेंगे। और फिर मैं कहूंगा कि आपकी इच्छा है कि आज का शो देखें या ना देखें, लेकिन मैं यकीन से ये कहता हूं कि शहर में रहने वाला हर वो बाशिंदा 24 घंटे के 1440 मिनट में से एक मिनट भी अगर सोचता है अपने उस गांव के बारे में, अपने पूर्वजों की उस धरती के बारे में, अपने उस घर के बारे में जहां वो सब कुछ छोड़ के आ गया है, तो वो आज 50 से 55 मिनट जरूर मेरे साथ रहेगा। और मुझे यकीन है कि हमारे व्यूवर्स आज का ये शो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो चलिए एक बार एहसासों के समंदर में गोते लगाते हैं, भावनाओं को थोड़ा सा नजदीक से समझते हैं और आंसुओं की उस चुभन को जो सालों पहले महसूस की थी पलायन के नाम पे, एक बार फिर से नजदीक से खुद में पिरोने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं सच के साथ की। पलायन एक ऐसा शब्द है जिसमें दर्द है, टीस है और खुद के अस्तित्व के साथ एक ऐसी जंग है जिसमें विकास के सपनों को बहुत कुछ खोकर पाने की लंबी जद्दोजहद है। पिछले कुछ दशकों में गांव से शहरों की ओर होता पलायन तेजी से बढ़ा है। कभी ये पलायन स्वैच्छिक है तो कभी मजबूरी। बेहतर जीवन जीने की चाह में हम गांव से शहरों की तरफ भाग रहे हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं और शहर बढ़ती हुई आबादी के असंतुलन में दबे जा रहे हैं। गांव से शहरों की तरफ होते पलायन की वजह कभी रोजगार है तो कभी शहरों के उच्च शिक्षा केंद्र और बड़े बड़े अस्पताल, कभी सिर्फ खुद की जीवन शैली को अपग्रेड करने तक के लिए पलायन के मामले सामने आते हैं। देश के कुछ राज्यों का गठन तो सिर्फ इसलिए हुआ है कि वहां से पलायन को रोका जा सके। उन्हीं में से एक उत्तराखंड है जो कहने को 23 बरस का हो गया, लेकिन पलायन का दंश अभी भी नहीं छूट पा रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र की 35% आबादी पलायन कर चुकी है। बात यही नहीं थमती, आंकड़ा ये भी बताता है कि प्रतिदिन 246 लोग पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं। अगर हाल यही रहा तो यहाँ विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र को नए सिरे से परिभाषित करने की नौबत तक आ जाएगी।
आजादी के इतने साल बाद भी शिक्षा, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं की चाह में पलायन की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 2018 का आर्थिक सर्वे बताता है कि 1991 से 2001 के दशक में पलायन की दर 2.4% थी, जो 2001 से 2011 के दशक में लगभग दोगुनी बढ़कर 4.5% पर पहुंच गई। देश में मुख्य रूप से अंतर्राज्यीय पलायन हो रहा है। अनुमानों के मुताबिक हर साल 50 से 90 लाख लोग इंटरनल माइग्रेशन करते हैं। देश के साथ ही वैश्विक स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या में पिछले 5 दशकों में काफी बदलाव आया है। एक आंकड़ा बताता है कि पिछले कुछ समय में दुनिया के हर 30 लोगों में से एक व्यक्ति ने पलायन किया है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की यही कोशिश होगी कि क्यों बढ़ रहा है पलायन, पलायन की वजह क्या है और किस तरह की कोशिशों के बाद इस पलायन की रफ्तार को थामा जा सकता है। तो सवाल कई हैं और उन सवालों का जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे सच के साथ में, और समझेंगे कि पलायन कब जाके थमेगा, थमेगा नहीं भी तो इसकी रफ्तार कम होगी। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों को खास पैनल जुड़ रहा है, एक एक करके मैं आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमित चांदना, जो शिक्षाविद हैं। डॉक्टर अमित चांदना, स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में सच के साथ में। हमारे साथ जुड़ रही हैं मीना पांडे, लेखिका हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पलायन पे बहुत शोध किया है मैम ने। और पवन कुमार मैठानी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैठानी साहब इस क्षेत्र में काफी काम करते रहे हैं, स्वागत सर आपका भी। अविनाश चंद्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अच्छे से पलायन के इस दर्द को समझते हैं और आज इसी दर्द को हम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत अविनाश आपसे ही करते हैं। तो अविनाश, जैसा कि मैंने आज कहा भी अपने दर्शकों से कि आज दिमाग से देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आज मामला दिल का है। और जब दिल पे पलायन की टीस उठती है तो फिर कई सवाल मन में आते हैं, कई ख्याल मन में आते हैं। सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं अविनाश, ये पलायन है क्या? धन्यवाद घनश्याम जी। देखिए, जब हम पलायन की बात करते हैं तो पलायन और प्रवासन दो थोड़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम आमतौर पे सारी चीज़ों को एक खांचे में रख कर देखते हैं, पलायन और प्रवासन दोनों भी। पलायन जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो वो हम तब करते हैं जब आप किसी मजबूरी के तहत आप एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं। उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारे कारक उसमें जुड़े होते हैं और आप मजबूरी में वहाँ पर जाते हैं। और देश में दुर्भाग्य से ये जो पलायन और प्रवासन का ये सारा मामला है, उसमें पलायन की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि लगभग 2/3 हिस्सेदारी इसमें पलायन की है और इस टीस को हम सभी लोग महसूस करते हैं। हमारे जब दूर दराज के शहरों में या गाँव में जब माता पिता जब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए जब उन्हें आस पड़ोस में जब कोई गुणवत्ता युक्त संस्थान उनको समझ में नहीं आते हैं तो वो पहले से ही, कुछ वर्ष पहले से ही अब वो उन्हें ये फील होने लगता है, जिस तरीके से जब बिटिया बड़ी होती है तो माँ बाप को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि अब आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में अब ये बिटिया हमारी नहीं रह जाएगी, हमारे परिवार से अब वो दूसरे परिवार में चली जाएगी। इसी तरीके से ये सिर्फ दर्द जो है वो सिर्फ बिटिया के लिए नहीं है, वो बेटों के लिए भी है। उन्हें लगता है कि अब हो गया, अब मैट्रिकुलेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, अब हमारा बच्चा जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए उसे जाना ही पड़ेगा। अब वो हमारे, और उन्हें ये भी पता है कि ये जो बड़े शहरों की चकाचौंध है और क्योंकि जितने भी विकास के कार्य हैं वो इन बड़े शहरों तक ही दुर्भाग्य से केंद्रित रह जाते हैं, तो इसलिए उन्हें पता है कि अब बच्चा चाहे शिक्षा हासिल करने के लिए भी वो जा रहा है तो अब उसका वापस आना मुश्किल है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक बड़ी मशहूर उक्ति है, कहावत है, कहते हैं कि अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ पर जवानी और पानी दोनों नहीं ठहरते। अगर जवानी और पानी पहाड़ का कभी पहाड़ भी काम नहीं आता। अगर पानी और जवानी को अगर हम पहाड़ पे रोक सके तो फिर पहाड़ को स्वर्ग
बनने में उसमें कोई कहीं खामी नहीं रह जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाल के कुछ समय में हम सब ने देखा है कि पिछले कुछ 1-2 दशकों में ये जो पलायन और प्रवासन की जो गति है वो और भी तेज़ हुई है। इसमें लोगों में बेहतर की चाह, जैसा आपने अपने इंट्रो में भी बताया था कि हम सभी चाहते हैं कि एक बेहतर जिस स्थिति में हम अभी हैं उससे बेहतर स्थिति में हम पहुँचें, और इसके लिए उन्हें ये लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर उनको अपने आस पड़ोस में, अपने शहर में नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए वो बड़े शहरों की तरफ वो जाने की चाह की एक वजह पलायन भी है। जी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते, मीना जी हमारे साथ है। तो मीना जी, बतौर लेखिका इस पलायन को आप अपने शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगी? ये पलायन का दर्द कितना सालता है उन लोगों को जो किसी भी मजबूरी की वजह से अपने घरों को छोड़ आए हों, चाहे शिक्षा की मजबूरी रही हो, रोजगार की रही हो, या फिर कुछ और वजह रही हो, लेकिन घर का छोड़ना एक लेखिका की नज़र में कितना पीड़ादायक है एक आम आदमी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगी कि पलायन हम लोगों के लिए, चाहे भारत की बात कर लें या वैश्विक स्तर पर भी, कोई नया शब्द नहीं है। शुरुआत से ही हम लोग इस समस्या से जूझते आए हैं। शुरुआत से ही लोग बेहतर जीवन संभावनाओं की तरफ पलायन करते आए हैं। पलायन चिंता का विषय तब बन जाता है जब बहुत छोटी छोटी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए या बहुत छोटी आमदनी के लिए अपने मूल क्षेत्र को छोड़कर लोगों को बाहर जाने के लिए विवश होना पड़ता है। तो जैसा आपने कहा कि किस तरह का दर्द रहता है, तो मैं महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो मैं बताऊँगी सबसे ज़्यादा दंश पलायन का महिलाएं ही भुगतती हैं, क्योंकि अगर वो गाँव में पीछे रह जाती हैं तब घर बाहर और आर्थिक सामाजिक सभी चीज़ों का भार उस पर आ जाता है। और अगर वो साथ चली जाती है तब भी नई जीवन परिस्थितियों के साथ और नई संभावनाओं, नई सांस्कृतिक चेतना के साथ उसको सामंजस्य बैठाना पड़ता है। तो महिलाओं के लिए एक अलग चुनौती है। और बाकी हर तरह से आप कहिए कि एक सांस्कृतिक पहचान को खोने का संकट पलायन। लेकिन एक लेखिका की नज़र में वो कौन सी बड़ी मजबूरी है मैम, जिसकी वजह से किसी को अपना बचपन, किसी को अपना पूर्वजों का घर, माँ बाप का साथ, दोस्तों का साथ, सब कुछ छोड़ना पड़ता है? एक लेखिका अपनी निगाह से कैसे देखती है इस पलायन को? बिल्कुल, ये मुझे जो सभी सर्वे भी हमारे बताते हैं कि रोजगार और शिक्षा तो देश में जहाँ भी पलायन की समस्या जिन राज्यों में है, रोजगार और शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण कारण बन के आए हैं। यातायात के साधनों का जो है विकास हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि सड़कें, क्योंकि शिक्षा की समस्या और रोजगार की समस्या यथावत है, इसलिए सड़कें हमें गाँव से शहर की तरफ लाने का काम कर रही हैं। तो पलायन को कहीं ना कहीं वो पलायन में भी को बढ़ोतरी ही कर रही हैं। तो मुझे सबसे ज़रूरी जो अभी हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तो मुझे लगता है स्टार्टअप्स जो सरकारें कर भी रही हैं उस तरफ काम, तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा दें। और एक जो बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ भी इस तरह के पलायन हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश को देख लें, बिहार देख लें, उत्तराखंड देख लें, तो कृषि आधारित स्टार्टअप सब जगह आपको मिलेंगे। एक नई सोच के साथ टेक्नोलॉजी के स्तर पर, और आप देखिए उत्तराखंड की बात करें तो पर्यटन के स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर नए स्टार्टअप्स आए, तो मुझे लगता है बहुत बड़े हिस्से को हम रोजगार। लेकिन इन नए स्टार्टअप्स की एग्जिस्टेंस कितने दिन हो पाती है मीना जी, ये भी एक सवाल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप रहिएगा मेरे साथ। मैठानी जी भी हमारे साथ हैं, पवन कुमार मैठानी साहब। मैठानी साहब, जैसा कि मीना जी ने कहा, अविनाश जी ने कहा, तो ये बात तो समझ में आती है कि पलायन स्वैच्छिक तो नहीं है, ये एक बड़ी मजबूरी है, और इस बड़ी मजबूरी का नाम, बड़ी विडंबना का नाम, बड़े दर्द का नाम पलायन है। कैसे आप समझाएंगे? धन्यवाद उपाध्याय जी। ये बिल्कुल ठीक है कि पलायन स्वैच्छिक नहीं है, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जितने भी देश के अंदर या हम वैश्विक स्तर पे भी देखेंगे, पलायन कहीं ना कहीं मजबूरी के कारण हुआ है। मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैं उत्तराखंड की बात अधिक कहूँगा। इसलिए कहूँगा क्योंकि उत्तराखंड में सन 80 के दशक तक स्वैच्छिक पलायन था। स्वैच्छिक पलायन का तात्पर्य, मेरे कहने का मतलब यह है कि तब रोजगार की खोज में युवा, या सन 50 के दशक में, सन 60 के दशक में, सन 70 के दशक में, 80 तक वहाँ का आदमी रोजगार के लिए पलायन करता रहा।
लेकिन 80 के बाद स्थितियां बदली और धीरे 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 रोजगार शिक्षा से जुड़ गया। आदमी को लगने लगा कि ये पलायन मेरा बहुत, अब ये मैं रोजगार के लिए, मेरे को वहाँ तो रोजगार तो मेरी मिल गया, लेकिन मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल रही है। शिक्षा के लिए एक आदमी आया, अपने साथ बाद में उसने पलायन, अपने परिवार को भी दिल्ली लिया। एक परिवार ने भी पलायन कर दिया। जो उत्तराखंड की पूरी इकोनॉमी मनी ऑर्डर बेस्ड थी, मनी ऑर्डर जाता था, सन 80, 85, 90 दशक तक वो जाता रहा। आज एक भी मनी ऑर्डर उत्तराखंड में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि गांव में कोई है ही नहीं, भूतोए गांव हो गए हैं। आज भी कहते हैं कि 59 हमारे गांव, 59 गांव उत्तराखंड के ऐसे जो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बुनियादी ढांचे में अंतर है। आदमी जब तक 90 तक उसकी आस थी कि मैं अपने पहाड़ लौटूंगा, मैं अपने घर लौटूंगा, मैं अपनी मातृभूमि लौटूंगा जहां मेरा जन्म हुआ, उसका उससे लगाव था। हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने, हर 8वें महीने वो बार बार घर जाता था, अपने बच्चों को मिलता था। जब वो वहां जाता था तो वहां की विकास की बात करता था, वहां स्कूल की बात करता था। हम लोगों ने वहां पे जब रह के, जब सरकार ने स्कूल नहीं खोले थे, तब हमने पर्चियां काट काट कर प्राइवेट मैनेजमेंट के स्कूल खोले, क्योंकि हमारा वहां पे रहने का, शिक्षा का विकास हो। शहर आता था लेकिन गांव जाने का सोचता था, अब सोचता ही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात दिक्कत ये हुई कि सन 90 या 2000 के बाद आज के पलायन में जो सबसे बड़ा अंतर आया है कि आदमी अपने गांव से बिल्कुल कट गया है और उसने गांव जाना ही बंद कर दिया है। गांव जाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वहां आर्थिक बुनियादी सुविधाएं नहीं है। यदि उसको बुनियादी सुविधाएं मिल जाए, मैं खुद उत्तराखंड के यमकेश्वर ब्लॉक के ढांगू क्षेत्र का रहने वाला हूं। आज हम 40 साल से, मैं स्वयं एक एक्टिविस्ट हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पीजीडीएवी कॉलेज के अंदर कार्यरत हूं, लेकिन सामाजिक बुनियादों के लिए मैं लड़ता रहता हूं। अपने गांव की सड़क के लिए मैं सन 90 से प्रयासरत हूं। कितनी बार आप गांव जा पाते हैं एक साल में? गांव में लगातार साल में 3-4 चक्कर मेरे लग जाते हैं लगभग। क्योंकि आप एक अच्छी जॉब यहाँ पे कर रहे हैं जिसमें छुट्टियां आपको मिल जाती होंगी। हाँ, लेकिन एक प्राइवेट नौकरी करने वाला आदमी, उसके लिए एक साल में 4 बार गांव जाना व्यवहारिक ही नहीं है मैठानी साहब। बिल्कुल जाएगा कैसे? उसे छुट्टियां ही नहीं मिलेंगी। बिल्कुल ठीक करें आप। गांव जाना आप सिर्फ पूजा करना हो गया। जो अब 10 साल में या 4 साल में या 5 साल में जो गांव में पूजा करता है, अब गांव में भीड़ ही पूजा में दिखती है। पूजा खत्म, गांव खत्म, गांव खाली हो गए। गांव में ये हालत हो गई कि गांव में आज हम इस जहाँ की पहचान का डर हो गया कि मैं जिस गांव में जा रहा हूं कोई मुझे वहां पहचानेगा भी। तो पलायन क्यों हो रहा है? पलायन के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल निश्चित रूप से सरकारें बुरा माने कि हमने उत्तराखंड में 2018 में पलायन आयोग भी बन गया, लेकिन पलायन आयोग ये तो बताए कि हमने करा क्या है पलायन को रोकने के लिए। वहां बुनियादी ढांचे में जब तक हमारी सुधार नहीं होगा, मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, जो वहां के वहां पे स्तर के अनुसार वहां पर विकास नहीं होगा, तो आज पलायन तब तक इलाज करने से पहले मर्ज समझना जरूरी है। मुझे लग रहा है वो मर्ज ही नहीं समझा गया है। इलाज की तो बात की बात है कि ट्रीटमेंट कैसा दिया जाएगा। सर मेरे साथ रहेगा डॉक्टर अमित चांदना भी है। डॉक्टर अमित, असल में चर्चा में ये सामने निकल के आया कि शिक्षा एक बड़ा एलिमेंट है जिसकी चाह में, जिसकी राह में अपने घरों को, अपनी सीमाओं को, अपने इलाकों को छोड़कर लोग दूसरी तरफ जाते हैं। तो शिक्षा क्या सर हर किलोमीटर पे बदलती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से लोगों को सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है? घनश्याम जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहूँगा। 2023 में जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, तो जो नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, उसका नाम था एक था गांव। अच्छा। वो टिहरी के एक गांव, टिहरी जो कि उत्तराखंड में है, टिहरी जिला, उसके गांव सेमली पर आधारित थी, जहां सिर्फ 2 महिलाएं रह गई थी और बाकी सारा गांव खाली हो चुका था। दूसरा, 2-3 दिन पहले खबर पढ़ी मैंने, और वो कई अखबारों में भी थी, भीमताल में जल स्तर गिरा, कारोबारी और पर्यटक निराश। और तीसरी जो है वो है वनाग्नि। तो अगर अब हम बात आपके प्रश्न की करते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी थी जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि ये कैसे मुद्दे हैं जो लोगों को मजबूर करते हैं पलायन के लिए। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि पलायन जो है वो किस किस स्तर पर होता है। पहला, सेम डिस्ट्रिक्ट पलायन, गांव से लोग अपने ही जिले में के जो मुख्यालय हैं वहां पे जाके रहना शुरू करते हैं। इंटरनल माइग्रेशन जो होता है, इंटरनल का एक लेवल है, दूसरा, उसी राज्य में पलायन, एक जिले से दूसरे जिले में पलायन। तीसरा, एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन। और चौथा आपका है जो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है, एक देश से दूसरे देश में। सो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ कहाँ बन रही हैं। एक शब्द बड़ा ईजाद हुआ है पिछले कुछ 10-15 साल पहले, एजुकेशनल हब क्रिएट किया जा रहा है। सो एजुकेशनल हब क्रिएट किया गया, सभी वहीं आके यूनिवर्सिटी और अपने विद्यालय और जो भी वो स्थापित करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन, उनको स्थापित किया गया। अब वो एजुकेशनल हब की जो रीच है, जो पहुंच है, वो लोगों तक कितनी है। अगर वो आपके कुछ शहरों तक ही सीमित रह जाएगा तो शिक्षा के लिए और बेहतर शिक्षा के लिए छात्र पलायन करेंगे ही। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हर जिले में एजुकेशनल हब डेवलप किया जाए और वहाँ के लोगों को उस शिक्षा के लिए वहाँ तक अप्रोच कर सकें, वो छात्र जो हैं वहाँ तक अप्रोच कर सकें। अब कहानी ये बनती है कि बिना शिक्षा के रोजगार कैसे लेंगे। तो शिक्षा तो एक मूलभूत ज़रूरत बन चुकी है, और शिक्षा क्या रोजगार परक है या नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। सर एम्प्लॉयमेंट पे आऊँ उससे पहले सर शिक्षा की बात करें, और सुदूर इलाकों में जिन टीचर्स की या जिन प्रोफेसर की नियुक्तियां होती हैं वो भी तो नहीं चाहते सर कि हम सुदूर गांव में चले जाएं। उनको भी शहर ही चाहिए ना, क्योंकि उनको भी अपनी फैमिली देखनी है, फिर अपने बच्चों की शिक्षा देखनी है। यानी अगर हम विद्यालय या फिर इंस्टीट्यूशन बना भी दें तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वहां पढ़ाने वाले नहीं जाएंगे। देखो, पढ़ाने वाले अगर कोई जाएगा, अगर कोई शिक्षक वहां पहुंचता है तो वो भी पलायन करके पहुंच रहा है अपनी आजीविका के साधन को, क्योंकि उसको जो रोजगार दिया गया है वो ऐसी जगह पे पहुंचा दिया गया है उसको जो उसके मूल निवास से दूर है। सो पहला तो प्रयत्न वो वही करेगा कि उसकी ट्रांसफ़र हो जाए जो मूल निवास के आसपास हो। तो क्या कोई ऐसी योजना नहीं हो सकती कि जो जहाँ पे आप स्कूल स्थापित करें, जहाँ पे आप इस तरह के विद्यालय स्थापित करें या महाविद्यालय स्थापित करें, आसपास के लोगों को रोजगार देने का, या आसपास के ऐसे व्यक्तियों को आप रोजगार दें या उस विद्यालय में रोजगार दें कि वो वहाँ से। और उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आप जब रोजगार दे रहे हैं, अब शिक्षकों की ही हम लोग बात करें, शिक्षा का जो स्तर है वो किस लेवल तक पहुंचेगा, पहली बात तो ये। और क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे उन दूर दराज के इलाकों में, क्या उतने विद्यार्थी आपको मिल पाएंगे। सो एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी हों, एक पॉलिसी होती है, उसी नीति के आधार पर आप विद्यालय और महाविद्यालय स्थापित करते हैं। पर एक कोशिश नाकाम हो जाएगी ये सोचकर कोशिश ही ना करें सर, ये भी न्यायोचित नहीं होगा। आप सभी मेरे साथ बने रहिए, एक कोशिश मुझे भी करनी है ब्रेक लेने की। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं। चर्चा बहुत गंभीर है और आज की चर्चा बहुत सेंसिटिव है असल में, इसे समझना होगा और समझने से ज्यादा इंप्लीमेंट करना होगा। छोटे से ब्रेक के उस पार मिलता हूँ आपसे। खेती की बाधाओं को पार था एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान, हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ में आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं पलायन की, और ये सिर्फ कोशिश बात करने की नहीं है, उस दर्द को समझने की है जो हमने, आपने और हमें देख रहे तमाम लोगों में से बहुतों ने महसूस किया होगा। बहुत खुशकिस्मत कैसे कम लोग हैं जो अपने ही घर पे सब कुछ पा जाते हैं, नौकरी हो, शिक्षा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को सब कुछ छोड़ना पड़ता है
जरा सा कुछ पाने के लिए। तो यही समझने की कोशिश, ये जद्दोजहद कितनी लंबी है। सभी खास सामान लगातार मेरे साथ बने हुए अविनाश जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो अविनाश जी, आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हम बात कर रहे हैं पलायन की, और पलायन की बढ़ती हुई रफ्तार की, और वजह बता रहे हैं कि भाई शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो ये तो बड़ा दुख का विषय है। तो आज़ादी के इतने साल भी ये संघर्ष कहाँ जाके खत्म होगा अविनाश जी? जी बिल्कुल, दरअसल आज़ादी के बाद से ही देश में केंद्रीकृत तरीके से काम करने की जो हमारी व्यवस्था बनी थी, सारी चीज़ें केंद्रीकृत होती थी। और हमारे देश में इसीलिए सारा जितना विकास, जितने भी शैक्षणिक संस्थान उनका बनना, मूलभूत सुविधाएं जितनी थी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें कुछ बड़े शहरों तक ही, ज़्यादातर राज्य की राजधानियों तक ही वो सीमित होके रह गए। तो जिनको भी अगर लगता था कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ प्राप्त करना है, तो वो आकर्षित होते थे उन बड़े शहरों की तरफ। 80 के दशक में मुझे याद है हम छोटे हुआ करते थे, और उस समय जो लोग होते थे वो पलायन करके जाते थे बंगाल में। अच्छा। 70 और 80 के दशक में उस समय वो एक हब था रोजगार का। वहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते थे, कारखाने होते थे, और सारे लोग बंगाल जाया करते थे, कलकत्ता जाते थे नौकरी के लिए। उसके बाद एक दौर आया जब सारे लोग मुंबई जाया करते थे, और इस समय जो दौर है वो है दिल्ली का। तो सारे लोग जिनको अपने जीवन में उच्च शिक्षा हासिल करनी है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा हासिल करनी है, या जिनको अच्छे स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, या जिनको अच्छी नौकरी चाहिए, जिनको रोज़गार चाहिए, वो सारे लोग आजकल दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी शुरुआती दिनों में जो हमारी मानसिकता थी, हमारी योजनाएं थी, हम जो केंद्रीकृत, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि सारी चीज़ें एक केंद्रीकृत तरीके से हुआ करती थी। कुछ लोग होते थे, कुछ पलायन नहीं बदला। बिल्कुल, तो कुछ लोग होते थे और वो प्लान करते थे कि क्या हमारा उत्पादन होगा, किस तरीके से उत्पादन होगा, क्या हम शिक्षा देंगे, कहाँ देंगे, किनको देंगे। कुछ लोग बैठ के ये डिसाइड किया करते थे, और यही रीज़न था कि कहीं ना कहीं थोड़ा भेदभाव भी हुआ। आप शिक्षा में देखिए, जो बैलेंस वाली बात होती थी वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाती थी, रह जाती थी। और ये सिर्फ शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य में ही नहीं। आप देखिए, अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा, आपको फिल्म के क्षेत्र में काम करना है तो मुंबई जाना होगा, अगर राजनीति या पत्रकारिता या इस तरीके के व्यवसाय में आना है तो आपको दिल्ली आना होगा। तो इस तरीके की चीज़ें कुछ एक ट्रेंड सेट हो गई हैं जो शुरू से हैं और आज भी बदस्तूर ये जारी हैं। हम इनको बदल नहीं पाए हैं, हालांकि प्रयास कुछ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो चकाचौंध है, महानगरीय चकाचौंध जिन्हें कहते हैं, देखिए कुछ प्रेस्टिजियस करने की चाह एक अलग मसला है, लेकिन पेट पालने का यही मैं बताना चाहता हूँ, ये मैं बताना चाहता हूँ, अलग अलग है ना सर। यही मैं बताना चाहता हूँ कि पहले जो पलायन, जो प्रवासन होता था वो मुख्यतः रोजगार के लिए हुआ करता था। आज इसमें थोड़ी बदलाव, परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज लोग अच्छे की चाह में दिल्ली, मुंबई आदि, चेन्नई आदि शहरों की तरफ कूच कर रहे हैं। आप देखिए युवाओं को, आप वो जिस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं या फिर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होते हैं, आप उनसे पूछिए तो वो उनका पहला ही लक्ष्य होता है कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उन बेहतर करने की एक ललक है सबके भीतर। अब ये बात होने लगी है कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये कि जो बड़े शहर होते हैं, जो बड़े, जो किसने समझा दिया कि अच्छा होगा तो वो शहर में ही होगा। आप देखिए एम्स कहाँ पे है, आप बताइए IITs कहाँ हैं, आप बताइए कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं, आप बताइए कि रोजगार की संभावनाएं कहाँ हैं। तो ये तो है, हालांकि धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। सारे बच्चों को तो IITs बन जाना चाहिए इस हिसाब से तो। लेकिन आप देखिए, जैसा हमारे एक और पैनलिस्ट जिन्होंने बताया कि अगर यहाँ के लोगों को हम नौकरी देके गांव की तरफ भेजते हैं, तो वो देखिए, अगर छोटे शहरों से कोई व्यक्ति रोजगार के लिए या किसी अन्य जरूरत के लिए वो बड़े शहर में आता है, तो वो बड़े शहर में ही रुक जाता है, अपने परिवार को बुला लेता है और यहीं पे स्थायी हो जाता है। लेकिन जब बड़े शहर से छोटे शहरों में लोग जाते हैं तो कुछ दिनों में ही वो चाहते हैं कि अपना तबादला करके वापस अपने शहर में आ जाऊं, अपने परिवार को वहाँ ले जाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो खुद अपने परिवार के पास वापस आ जाए। तो इन दोनों में आप फर्क देख सकते हैं। दूसरी चीज एक और मैं बताऊं, ये जो बड़े शहर होते हैं,
ये आप भले ही इनको आप कहिए कि यहाँ असमानता है, यहाँ गंदगी है, यहाँ उनके लिए स्वच्छ पेयजल नहीं है, और बाकी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ है और वो है कि जो भेदभाव और छुआछूत है वो जो छोटे शहरों और छोटे गाँव में है वो बड़े शहरों में कम है। आपको ये बात मेरी आश्चर्यजनक लगती होगी, लेकिन ये वास्तविकता है। और आज भी जो ऊंच नीच और ये जातिगत और धार्मिक आधार पे जितनी ये चीज़ें होती हैं, भेदभाव, वो छोटे जगहों पे होती हैं। अगर वहाँ से वो बड़े शहर में आ जाते हैं तो वहाँ पे उनको लगता है कि मुझे कोई पहचानने वाला नहीं है, और वो भेदभाव वाली बातें जो होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। आपको ये नई बात लग रही होगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, बड़े शहरों में छोटे शहरों और गाँवों के मुकाबले भेदभाव, छुआछूत ये कम होती है, क्योंकि लोगों के पास दूसरों के बारे में सोचने का समय नहीं होता, दूसरे के बारे में बात करने का समय नहीं होता। जबकि अभी भी छोटे शहरों और गांव में ये है कि एक व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो पूरे गांव को पता होता है। इसे सामाजिकता के ताने बाने में ये एक सही बात भी होती है। गाँव से बेहतर होता है, उसकी पांच चाह में ये पलायन हो रहा है। सर मेरा मानना यही है। मीना जी भी मेरे साथ। तो मीना जी, तो पलायन की क्या ये मूल वजह है? मान लिया जाए कि कोई वजह ना भी हो तो भाई हमें खुद को अपग्रेड करना है, अपने बच्चों को अपग्रेड करना है, एक अच्छी जीवन शैली खुद जीनी है और बच्चों को सिखानी है। ये चाह भी गांव से शहरों की ओर हमको खींच कर ला रही है, चाहे हम गांव में कितने ही संपन्न हो तो भी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्य धारा से जुड़ने की जो एक ललक है, और चाहे कितने ही माध्यम हमारे सशक्त हो गए हों, लेकिन जो ग्लैमराइज है, आप जो चीज़ शहरों में आप देखते हैं, और जैसे कि मुझे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की वो बात याद आती है कि पलायन तभी रुक सकता है जब शहर गांव की तरफ लौट कर आएँ। तो शहरों की चकाचौंध कह लीजिए, बेहतर जीवन स्तर, ये सभी चीज़ें आकर्षित करती हैं। और इस समस्या तब होती है क्योंकि अगर जैसे अभी अविनाश जी ने कहा कि लोग पढ़ने लिखने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट की तरफ आ रहे हैं, तो बौद्धिक पलायन गलत नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे देश की समृद्धि में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। लेकिन तब समस्या पैदा होती है जब आप देखेंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग गांव की तरफ ना जाकर या तो कस्बे में या उन्हीं क्षेत्रों के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर आगे का जीवन बिताना। लेकिन मैम, ये बौद्धिक पलायन अगर देश में ही हो रहा है, चलिए फिर भी समझ लें, अगर ये ड्रेन हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है तो ये बहुत एक समस्या हम सबके लिए पैदा करता है, क्योंकि यहाँ के संसाधन और यहाँ की शिक्षा लेकर लोग बाहर अपना योगदान दे रहे हैं, तो तब ये एक समस्या जरूर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जैसे आप लोगों ने कहा, जैसे बातचीत हो रही थी, गाँव में आप अभी देखेंगे तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, मुझे लगता है अगर कृषि के क्षेत्र में सुधार अगर किया जाए, अगर आप चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, कृषि के क्षेत्र में आप देखेंगे खेतों में, अगर उत्तराखंड की बात करें तो सीढ़ी नुमा खेत हैं और बिखरे हुए खेत हैं, चकबंदी वहाँ पर लागू हो और जो कृषि है उसकी प्रणाली डेवलप हो, तो कृषि के क्षेत्र में संभावनाएं नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ रोजगार के लिए, क्योंकि उद्योग धंधे गाँव में तो है नहीं, तो बाध्य होना पड़ता है। अगर कुछ हद तक हम रोक सकते हैं उस लालसा को कि शहर की चकाचौंध से दूर रहें, क्योंकि कुछ लोग जाना चाहते हैं गाँव में लौटकर, लेकिन फिर यही चीज़ें बाध्य करती है कि वहाँ जाकर फिर करें क्या। तो वही जो हमने कहा कि स्टार्टअप्स के लिए संभावनाएं, हालांकि सरकार ने, मेरी जानकारी में कई लोग कोरोना के बाद तो ऐसा हुआ है कि कई लोग वहां लौट कर गए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। वापस भी आ गए मैडम? वापस आए हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण भी मेरे पास हैं कि जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें से कुछ वापस भी आ गए, काफी वापस आए, लेकिन जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं और संभावनाएं मुझे सरकारी स्तर पर भी दिखाई दी हैं। अपने अनुभव से मैं ये कह रही हूँ जी। ठीक है, लेकिन अक्सर ये पहाड़, ये उत्तराखंड, हमारा पैतृक गाँव, पूर्वजों का घर, ये आफ्टर रिटायरमेंट का प्लान बन जाता है। मैंने देखा है, हाँ, मैं जब रिटायर हो जाऊंगा, मैं जब 60 बरस का हो जाऊंगा तो मैं पहाड़ में जाऊंगा या जहां भी मेरा घर है वहां एक घर बनाऊंगा और फिर मैं सुकून से रहूंगा। ये सुकून 60 सालों में दिखाई नहीं देता। मीना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिर जब 60 साल के हो जाते हैं उसके बाद फिर चिकित्सा सुविधाओं की कमी खलने लगती है। सही बात है। तो वो एक स्थायित्व नहीं हो पाता, एक गर्मियों की छुट्टियों तक आप कह सकते हैं। तो वो एक बहुत जटिल समस्या है, उस पर बहुत बारीकी
बारीकी से देखने की ज़रूरत है। चाहे आप चिकित्सा के लिए बहुत बड़े बड़े अस्पताल वहाँ पर खोल दें, लेकिन अगर डॉक्टर्स ही नहीं हैं और विद्यालय हैं लेकिन पर्याप्त टीचर्स नहीं हैं, तो चीज़ें समस्याएं जो हैं यथावत बनी रहेंगी। ठीक है, मैठानी साहब भी हमारे साथ मौजूद। तो मैठानी साहब, स्टेटस ऑफ हिमालय फार्मर एंड फार्मिंग की एक रिपोर्ट बताती है कि 35% उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां से लोग पलायन कर चुके हैं। हैरानी तब होती है जब ये आंकड़ा प्रतिदिन 246 का होता है। प्रतिदिन 246 लोगों का पर्वतीय इलाकों से पलायन करना, सर ये रिपोर्ट चौंकाने से ज्यादा डराती है। पहाड़ तो खाली हो जाएंगे, हो भी गए हैं। बिल्कुल, उसमें ऐसा कुछ भी छुपाने का नहीं है उपाध्याय जी का, क्योंकि बेसिक शिक्षा बाद में आती है। लोग पहाड़ से पलायन पहले रोजगार की खोज में किया, और आज धीरे धीरे जब उसको लगता है कि जो बुनियादी, जो अभी मैडम ने भी कहा, यहाँ पे बात ही मैडम एक पैनलिस्ट मेरी सहयोगी ने भी कहा कि बहुत सारे लोग हमारे साथी, हमारे गांव के लोग गांव में बसना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि जो आज शरीर का, हमारी हेल्थ की जो स्थिति होगी कि गांव में मुझे चिकित्सा सुविधा मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, जो उसको सबसे बड़ी मूलभूत उसकी आवश्यकता है, उसको घबराकर वो गांव में जाने से कतरा रहा है। एक दूसरी बात, उसको लगता है कि गांव में आज खेती तो तब करेगी जब उसमें आदमी रहता हो। आज बाघ का, जानवरों का, इसलिए गांव में हम लोग कहते हैं कि घरों तक आ गए। जब घर में आदमी नहीं है तो जानवर ही रहेंगे। तो निश्चित रूप से गांव खाली इसलिए हो रहे हैं कि बुनियादी आवश्यकता सरकार को, कोई भी सरकार हो, हमें पार्टीगत या दलगत की बात नहीं कर रहा, सरकार होम स्टे स्थिति गवर्नमेंट ने चलाई उत्तराखंड के अंदर। उस होम स्टे का बहुत कुछ रिजल्ट आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो कितने लोगों के लिए होम स्टे, एक पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का आदमी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में या चमोली डिस्ट्रिक्ट में होम स्टे कर रहा, तो अपने गांव को क्या फायदा हुआ उसका, उस होम स्टे पॉलिसी का। जब तक चार धाम यात्रा आ रही है, अभी आप टूरिज्म की बात कर रहे थे, आज से सन 80 के दशक में जब चार धाम यात्रा चलती थी तो मेरा पूरा गांव नीचे की ओर आ जाता था। अच्छा। जो पुराना चार धाम मार्ग था, कोई जलेबी बना रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई प्याज लगा रहा है, मतलब उसका रोजगार का साधन बन जाता था। आज पुराना मार्ग बंद हो गया। आज दिल्ली से ही आदमी कैब करके पूरा बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा है। तो उत्तराखंड को चार धाम की यात्रा का एक आर्थिक लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा उससे। तो जब तक हम किसी भी व्यवस्था को आर्थिक व्यवस्था से नहीं जोड़ेंगे, व्यक्ति के रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक पलायन रुकेगा नहीं। देखिए, हम उत्तराखंड की बात नहीं करते, हमारे हिमाचल के बहुत सारे मेरे मित्र हैं, हिमाचल के लोगों ने दिल्ली में रहकर नौकरी करके अपने गांव की तरफ गए, तो गांव की तरफ लौटते रहे तो वहां पे पलायन कम हुआ। लेकिन उत्तराखंड का आदमी दिल्ली लौटकर आ गया, दिल्ली आ गया, बॉम्बे आ गया, कानपुर आ गया। यह ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद उसने किया, आज़ादी से पहले मेरे पिताजी खुद लाहौर रहते थे। हमारा आधा पहाड़ लाहौर रहता था, पार्टीशन के बाद वो इधर आए। तो जहां उसको अभी एक पैनलिस्ट ने बताया कि जहां फैक्ट्रियां ज्यादा रही वहां हम लोग रोजगार की खोज में जाते हैं। मैठानी साहब, आप वैसे उत्तराखंड से हैं और वैसे कई राज्यों का गठन ही इसलिए हुआ था कि वहां से पलायन को रोका जा सके। लेकिन उत्तराखंड को जब बनाया जा रहा था तो उसका मूल स्वरूप यह था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो। हालांकि ये मुद्दा कुछ पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। पहाड़ की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण ना होकर देहरादून हो जाना, क्या ये भी एक पलायन की वजह है? बिल्कुल, पलायन की वजह एक ये भी है। आज सब एक नरेंद्र सिंह नेगी जी का बड़ा फेमस गीत है कि सब्बी धानी देहरादून, अर्थात हमारी जो ये तो महानगर दिल्ली की तरह देहरादून था, ऋषिकेश था, कोटद्वार था, हल्द्वानी था, अल्मोड़ा था, रानीखेत थे, ये तो पहले से विकसित था, ये तो पहले से ही प्रसिद्ध था, पहले से ही डेवलप था। हमने चार धाम, ये क्या नाम है, उत्तराखंड के मांग किस लिए की थी कि जो गांव में रह रहा है, जो गांव के विकास हो, खेती का विकास हो, वानिकी का विकास हो, उस मांग के लिए उत्तराखंड राज्य की मांग की थी। वो सब मुद्दे पीछे छूट के आज उत्तराखंड में भी प्लान हो रहा है। बिल्कुल, गांव का प्लान ऋषिकेश या कोटद्वार या देहरादून या हल्द्वानी, मतलब गांव से आदमी शहर में आ रहा है। उस शहर मतलब किसके लिए आ रहा है? क्योंकि गांव खाली हो गया। उत्तराखंड के गांव में टीचर अपने स्कूल में तो रह रहा है, लेकिन अपने बच्चों को शहर में पढ़ा रहा है। बिल्कुल। और सर, आधिकारिक तौर पे गढ़वाल और कुमाऊं के कई गांव हैं जिन्हें घोस्ट विलेज कर दिया गया, भूतिया गांव घोषित आधिकारिक तौर पे कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, करें भूतहा गांव ठीक करें उपाध्याय जी। आज मैं लगातार जाता रहता हूँ, अभी मैं कई पोखड़ा साइड गया, बहुत सारे गाँव में गया, रोडों का जाल बना है, सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन उन सड़कों पे चलने वाला आदमी कम हो
गया है। मैं भी, आप पलायन की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड में गया, शिलोंग गया, मैं मेघालय गया, वहां पर क्या मैंने देखा कि वानिकी के रूप में या वहां की जो महिलाएं घर घर काम करती है, तो कुटीर उद्योग वहां पे सबसे ज्यादा हुई। मैं अहमदाबाद में गया तो मैंने कहा मैक्सिमम लोग वहां पे पलायन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हर घर में रोजगार का साधन है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि आज अदरक है, बहुत सारी फल उत्पादन है, खेती हो रही है, लेकिन उसके लिए उपयोग एक बेहतर बाजार नहीं है। हमें याद है हमारे गांव में हमारे पपीते होते थे और हम उनको लेकर जो बद्रीनाथ हाईवे पे आते थे, कोई लेने को उसको राजी नहीं होता। तो वो आदमी सोचता है कि मैं किसके लिए उगा रहा हूं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि छोटे वहां के आदमी को सर, लेकिन वहीं का उत्पादन आजकल ऑनलाइन मार्केट में मिल रहा है जो 2 गुना 4 गुना दाम पे मिल रहा है। एक गहत की दाल होती है सर उत्तराखंड में, अभी वो मैंने हाल ही में मिलाई, तो वो 500 रुपए किलो के आसपास मुझे मिली है, जिस गाँव की दाल को कोई गाँव में पूछने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आप ठीक करें, गैस की दाली क्यों, अब आप ये देखिए डायबिटिक के अंदर मंडवा का आटे की इतनी डिमांड हो गई कि जो मुख्य बाजार में है वो इतने महंगे रेट में, जो पहाड़ में जो उसको उगा रहा है, तो पहाड़ के उत्पादन को पहाड़ में बाजार ना मिलना वो सबसे बड़ी पलायन की वजह। बहुत ठीक कह रहे हैं सर, आप मेरे साथ रहिए। डॉक्टर अमित चांदना भी है, तो डॉक्टर अमित असल में ये सारी बातें हमें ये तो बता रही है कि देखिए रोजगार भी एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन रोजगार से पहले आप एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, तो आपको क्या लगता है सर शिक्षा के लिहाज से ऐसी कौन सी 3 बड़ी कोशिशें हमको कर लेनी चाहिए जिसकी वजह से शिक्षा के नाम पे तो कम से कम पलायन ना हो? शिक्षा के नाम पे अगर पलायन रोकना है तो सबसे पहले तो यही है कि एक अच्छे जो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्कूल है, विद्यालय हैं, उसकी एक चेन खोलनी पड़ेगी और कुछ नीतियां ऐसी बनानी पड़ सकती हैं सरकार को जो थोड़ी कठोर भी हो सकती हैं राज्य स्तर पे। कैसे सर? कि अगर जो सरकारी अधिकारी हैं या जो भी किसी भी प्रकार के सरकार के संयंत्रों में कार्य कर रहे हैं, वो लोग अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए वो सरकारी स्कूलों की तरफ ही बढ़े, जो कि थोड़ा कठिन लगता है। और दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ी एक समस्या है वो आपका है कि जनसंख्या का असंतुलन। आपके जो जिला हैं, अगर हम सिर्फ पहाड़ की ही बात कर रहे हैं तो हम पूरे देश की बात हम देश की बात कर रहे हैं, तो फिर अगर ऐसा मान के चलें कि कितने ऐसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसके अलावा कितने ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे कितने स्कूलों की आवश्यकता है, ऐसा कोई आंकड़ा अभी तक है नहीं। तो सर इतने सालों में ये होमवर्क जो हम यहाँ 1 घंटे की चर्चा में कर पा रहे हैं, बड़े बड़े जो नीतिकार हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या सर? नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन सबसे तो करना क्यों नहीं चाहते हैं? ये करना भी चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार अपने स्तर पे कर भी रही है। आप अगर देखेंगे तो आपको प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल तकरीबन हर जिला में मिलेंगे और आपको कुछ गांव के लेवल पे भी मिल जाएंगे। सर अगर ये कर रहे होते तो फिर आंकड़े ये नहीं बताते। 2018 का एक आर्थिक सर्वे मेरे पास जो बताता है कि 1991 से लेके 2001 में 2.4% पलायन था, जो 2001 से 2011 यानी 10 साल जो आगे बढ़े उसमें 4.5 हो गया। सर जिन दावों की और जिस काम करने की बात को आप कह रहे हैं वो तो जीरो है सर, ये बढ़ रहा है, एक लेश मात्र नहीं घटा सर, और ये 2018 का है। अभी आगे आगे जब आर्थिक सर्वे में पढ़ेंगे तो फिर और तस्वीर खतरनाक है। बिल्कुल, मूल कारण एक मानसिक जो हमारी सोच है उसको बदलने की भी जरूरत है। जब मैं ये मान बैठा हूँ कि मुझे अच्छी शिक्षा सिर्फ शहर में ही मिल सकती है, चाहे वो शिक्षा मेरे पास ही क्यों ना हो, अध्यापक अच्छे हैं, पढ़ाने वाले अच्छे हैं, लेकिन मुझे अगर ये लगता है कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा रोजगार, जिसे हम आजकल बोलते हैं कंपटीशन, प्रतियोगिता के स्तर पे अगर मुझे अपने बच्चे को भेजना है तो मुझे शहर भेजना ही पड़ेगा। तो ये ब्रह्म ज्ञान हमको मिला कहां से, मैं ये जानना चाहता हूं सर। इसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई? आप तो शिक्षाविद हैं सर, बताइए मुझे कौन सा काल था? पाषाण काल था? कौन सा काल था जब भी पता चला हमको, अचानक से बिजली चमकी और अचानक से प्रकट हुई, आकाशवाणी हुई, तो भाई पता चला भाई अच्छा ज्ञान चाहिए तो शहरों में जाना है। देखिए कैसे पता चल पाया सर हमको? शिक्षा आजकल जो है ना वो प्लेसमेंट या जीविका के साथ जुड़ गई है, जो हम लोग मानते हैं कि बहुत हानिकारक भी है। शिक्षा अलग है और उसके आधार पे आप जीविका प्राप्त कर रहे हो, वो एक अलग क्षेत्र है। जब ये मान के चलते हैं कि हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमारा वेतन क्या डिसाइड होने वाला है, तो होता ये है कि जब कुछ कंपनियां आती हैं, जो कंपनीज हैं, जो संगठन हैं जो छात्रों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव करते हैं, तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है कि जब ड्राइव होती है या इस तरह की चीज़ें होती हैं या छात्र अप्लाई भी करते हैं जीविका के लिए,
तो वो एक अपने आप को कैटेगराइज कर दिया जाता है कंपनियों ने कि हम इसी इंस्टीट्यूट के या इसी विश्वविद्यालय के छात्रों को लेंगे। तो जो ब्रांडिंग है वो एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो गया शिक्षा के क्षेत्र में। तो जब तक हम इस ब्रांडिंग को नहीं तोड़ेंगे, किसी तरह से उस पर कार्य नहीं करेंगे, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। सर, कितनी शिक्षा हमें काम आ जाती है हमें एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए? ईमानदारी से बताइएगा सर, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो पढ़ाई की और वो वही काम कर रहे हैं? देखो, ये एक अलग प्रश्न है। नहीं सर, नहीं, हम वो रोजगार से उसे जोड़ रहे हैं। बिल्कुल जोड़ रहे हैं। कैसी शिक्षा है सर? वो कैसी शिक्षा है जो हम पा रहे हैं और जो हमें रोजगार ही नहीं दे पा रही है? आप प्रोफेशनल कोर्सेज की बात छोड़ दें अगर, तो वो शिक्षा कौन सी है जो हम पढ़ चुके हैं और जो हमारे काम भी आ रही हो? देखिए, मैं आपको बहुत छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। ब्रेक पे भी जाना जल्दी। हाँ बिल्कुल, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो ये जानने की भी आवश्यकता है ना कि उस इतिहास को पढ़ने के बाद या पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र को पढ़ने के बाद किस क्षेत्र में मैं जा सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि हम ओरिएंटेशन लेवल पे कहीं चूक रहे हैं। उन छात्रों को ये समझाने में हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से रोजगार परक हो सकते हैं। भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप माने तो भाषा है, अगर हिंदी ट्रांसलेटर्स की जॉब्स हैं लेकिन आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि वो हिंदी पढ़ नहीं रहे हैं। फिर उसके अतिरिक्त आपको राजनीतिक शास्त्र में बहुत सारे ऐसे, इस पे एक अलग एपिसोड करेंगे सर, इस पे एक अलग एपिसोड करेंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे असल में शिक्षा के मायने क्या है और कितना रोजगार हमको मिल पाता है। लेकिन आज बात पलायन की है और पलायन के दर्द को समझने की लगातार कोशिश है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और बात करेंगे यहाँ से सोल्यूशन की, यानी यहाँ से आगे की तस्वीर हम और आज आप मिलके लगातार उकेरने का प्रयास। ब्रेक के उस पार रहिएगा हमारे साथ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज बात उस सच को जानने की कर रहे हैं जो पलायन से जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, हमसे जुड़ा है। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अविनाश जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अविनाश जी, गांव की बात तो हमने की कि गांव से लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सर शहरों में जो साइड इफेक्ट हो रहा है इसका, जो वहां की आबादी का असंतुलन हो रहा है, उसको कैसे आप देखते हैं सर? ये शहरों के लिए भी खतरनाक है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से पलायन या प्रवासन होके लोग बड़े शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ पे आकर आप देखिए कि जिस तरीके से अमानवीय परिस्थितियों में कभी कभी उन्हें रहना पड़ता है, झुग्गी झोपड़ियों में, जहाँ ना पीने का पानी है, ना सांस लेने को अच्छी हवा है। और ऐसे शहरों में आके जब वो जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तो फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ता ही है। और यहीं पे बात आती है कि जो नीति निर्धारक हैं वो किस तरीके से प्लान करते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से हम ये इस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे पास बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है। जो सैटेलाइट शहर हैं उनको दिल्ली से या मुंबई और उसके आसपास के, मुंबई इस मामले में पहले से ही काफ़ी अच्छा कनेक्टेड रहा है। वहाँ पे जो रेलवेज़ और लोकल ट्रेनों का जो जाल रहा है वो काफ़ी बढ़िया रहा है। और लोग सैटेलाइट मतलब जो दूर दराज से भी आके और मुख्य जो वहाँ के केंद्र हैं वहाँ पे काम करके वापस लौट जाया करते थे। दिल्ली इस मामले में बहुत पिछड़ी रहती थी, या और जो बड़े शहर हैं। तो लोग जब आसपास के शहरों से दिल्ली में आते हैं वो रोज़ वापस नहीं जा पाते। जब रोज़ वापस नहीं जा पाते तो फिर वो यहीं पे रहने का निर्णय लेते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे जो जनसंख्या असंतुलन या फिर ये चीज़ें होती हैं वो पैदा होने लगती हैं। तो हमें ज़रूरत है कि एक बेहतर कनेक्टिविटी, जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि अब दिल्ली से मेरठ तक के लिए रैपिड ट्रेन है।
तो मेरठ का निवासी दिल्ली आकर शाम को नौकरी करके वापस अपने परिवार के पास जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि दिल्ली पे दबाव थोड़ा कम होगा। मेट्रो का जब जाल बना दिल्ली में, तो बहुत सारे लोग जो 30-30, 40-40 किलोमीटर से यात्रा करके आके और वापस नौकरी करके वापस शाम को चले जाते हैं। लेकिन आप याद कीजिए कि पिछले कुछ साल पहले, करीब 20-25 साल पहले, हम ये उम्मीद नहीं कर पाते थे कि आप रोज़ मेरठ से या यहाँ तक कि लोग नजफगढ़ से आके और हौज खास में यहाँ से वापस जाने के बारे में नहीं सोचा करते थे। तो अक्सर जब इस तरीके से अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं और बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे, तो वो आसपास में जहाँ पे भी वो अपने क्षमता के हिसाब से झुग्गियों में या छोटे छोटे कमरों को लेके वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पे आबादी का दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर सरकार उसमें वहाँ पे बेहतर सुविधाएं दे पाने में असफल होने लगती है। साफ़ सफाई नहीं हो पाती या और जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो वहाँ पे नहीं मिल पाती हैं। तो इसके लिए प्लान अच्छे से करना होगा। और जैसे मैंने अपने पहले ओपनिंग बाइट में भी मैंने कहा था कि शुरुआत से ही देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ केंद्रीकृत चीज़ें हुई। सारे मिनिस्ट्रीज दिल्ली में, सारे ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली में, सारे राजनेता दिल्ली में। तो जब उन्होंने अपने लिए व्यवस्था करनी शुरू की, अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बनाए और अपने लिए सड़कें बनाई, फ्लाईओवर बनाए, तो फिर बाहर के लोग उस चकाचौंध के लिए आएंगे। उनको पता है कि ये ब्यूरोक्रेट है। हमारे यहाँ आज भी छोटे शहरों में अगर पता लगता है कि जी ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े मंत्रालय में ये जॉब करते हैं, तो उनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और हमें भी ये फॉलो करना चाहिए। विकास की योजनाओं को सर्वांगीण तौर पे हर जगह फैलाने की और एक समुचित और सशक्त योजना बहुत जरूरी है। मीना जी भी हमारे साथ हैं। तो मीना जी, एक आंकड़ा बताता है कि 50 से 90 लाख इंटरनल माइग्रेशन होता है देश में, और ये माइग्रेशन का अगर आंकड़ा सच है तो फिर ये स्थिति बहुत खतरनाक है। हम उपायों की बात कर रहे हैं, तो क्या कौन सी ऐसी कोशिशें कर सकते हैं जिससे इसकी रफ्तार को थामा जा सके? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं पहले इसके एक संकट पे, बहुत बड़ा जो संकट मैं सामने देख पा रही हूँ, वो मुझे दिखाई देता है कि गाँव की जो संकल्पना है वो खतरे में है। हम लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी काम जो है वो नीति निर्धारण के स्तर पर होना चाहिए। तो शहर की तरफ यूं ही नहीं भाग रही ना मैडम, अगर गांव में घर में सब कुछ मिल जाता हम भागते ही नहीं शहर की तरफ। मैं ये कह रही हूँ, नीति निर्धारण अगर इस तरह से हो कि कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूट खोले जाएं उन एरियाज़ में, जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले जाएं। आपने देखा होगा कहीं भी एम्स खुलता है तो वहाँ पर एक हब उन चीज़ों का बन जाता है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट खुलता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब पहले अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर HMT हुआ करता था, जो अब बंद हो गया है, तो वहाँ पर एक हब बन गया था। तो इस तरह से अगर चीज़ें बहुत सोच के, क्योंकि ये बहुत जटिल प्रक्रिया है जैसे हम लोगों ने विचार किया, क्योंकि एक इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि जो हम मजदूरी की बात कर रहे थे, अपने गाँव में रह के वो काम करना हमें नागवार गुजरता है, लेकिन वो चीज़ हम शहरों में कर सकते हैं। तो ये भी है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो नीति निर्धारण के स्तर पर और एक माइंडसेट के स्तर पर, जो शैक्षिक जो अभी बातचीत हो रही थी कि शिक्षा के स्तर पर हम लोग ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है कि हम मानसिक रूप से तैयार हो पाएं कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, और इस तरह के ठीक है। तो शुरुआत से शुरू करना होगा, तभी समस्या के हम अंत तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मैठानी साहब, आप खुल के अपनी बात कहते हैं, ईमानदारी से आप कहते हैं, सर ये राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल पावर कितनी बड़ी वजह है इस पलायन की? सबसे बड़ी वजह तो ये पलायन की राजनीतिक इच्छा शक्ति है। राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है सरकार के अंदर, तो आज 23 साल के बाद भी उत्तराखंड राज्य का, क्योंकि देश के अंदर कुछ राज्यों का गठन हुआ था भाषा के आधार पर, लेकिन उत्तराखंड राज्य का गठन ही मूलभूत आधार समस्याओं के लिए, मूलभूत आधार समस्याओं के लिए हुआ था। और उन समस्याओं की गर्त में न जाके सरकार ने महानगरीय जो कल्पना थी, संकल्प परिकल्पना थी, उसी कल्पना को आगे बढ़ाया। आज यदि सरकार चाहती है, यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति है, आपको सबसे पहले गांव को गांव से जोड़ना होगा, गांव को जीवित करना होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था, किसी भी राष्ट्र की आत्मा गांव में बसती है, और जब गांव ही खाली तो आत्मा कहाँ रही देश की। तो सबसे पहले भूते गांव को, आपको उनको बिल्कुल एक तरह से विश्वास दिलाना होगा। सेवानिवृत्त जो शहरों में सेवा रोजगार से या अपने नौकरी से सेवानिवृत्त होकर आप गांव में जाएंगे, हम आपको मूलभूत सुविधाएं देंगे। ऐसा नहीं कि सरकार की सुविधाएं नहीं है, सरकार की योजनाएं नहीं है, लेकिन सरकार की योजनाएं आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है।
निश्चित रूप से इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। आज भी सड़कों का जाल होने के बावजूद भी कई गांव, कई सौ गांव ऐसे हैं कि जो सड़क ना होने के कारण अपने गांव जाना चाहते हैं और उसके लिए वो तरस रहे हैं कि हम अपने गांव कैसे जाएं। तो सरकार उस तरफ एक आधारभूत ढांचा तैयार करे और उस ढांचे में लोगों को कहे, गांव प्रवासियों से अपील करे, लोगों से अपील करे कि आप गांव आए, हम आपको। चलिए, तो वापस लौटने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन डॉक्टर अमित चांदना, एक रिवर्स माइग्रेशन भी टर्म हम सुन रहे हैं सर। ये रिवर माइग्रेशन कितनी रफ्तार से हो रहा है, और अगर इनका हम संतुलन या फिर कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो इस रिवर्स माइग्रेशन की रफ्तार क्या उतनी है कि पलायन की रफ्तार को कम कर दे या छू भी पाए? जिस समय हम लोग ये समझते हैं कि कोविड-19 का प्रकोप झेला, तो बहुत तादाद में हमने लोगों को, अपने तस्वीरें हमने सबने देखी कि जहां वो काम कर रहे थे वहां से निकल के अपने मूल निवास की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद उन लोगों के मन में भी ये विचार था कि वो वापस नहीं जाएंगे। 2-3 उदाहरण हैं। उदाहरण ये हैं कि उनका जो विश्वास अपने, जिनके यहाँ वो कार्य कर रहे थे, उनसे उठ गया कि उन्होंने उनका कोई सहयोग नहीं किया। पहली चीज़, सरकारों ने भी ये घोषणा की, अलग अलग राज्य सरकार ने, बिहार राज्य सरकार ने, फिर उसके बाद आपके उत्तराखंड की सरकार ने, यूपी सरकार ने, और कि हम लोग इस तरह की नीतियाँ बनाएंगे या ऐसा रोजगार की तरफ बढ़ेंगे कि यहाँ के लोगों को पलायन न करना पड़े, वो वापस न जाना पड़े। ठीक है सर। अब कहानी ये बनती है कि अगर हम सिर्फ उत्तराखंड के आंकड़ों को ही ले लें तो ये माना गया है कि 3,30,000 के करीब रिवर्स माइग्रेशन हुआ है पिछले 3-4 साल के भीतर। लेकिन वो क्या वहाँ टिक पाए हैं? लेकिन एक और आंकड़ा है, वो ये है कि वो जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, वो लोग जो वहाँ से वापस पलायन के स्थिति में आए हैं, वो उत्तराखंड के ही अप्रॉक्सीमेटली ये माना गया कि 3 लाख के करीब लोग जो हैं वो उसी राज्य में ही अलग अलग जगहों पे पलायन कर गए हैं। फॉर एग्जांपल, टिहरी से कोई देहरादून आ गया हो, और कोई 27,000-28,000 का आंकड़ा है जो ये बताता है कि वो उत्तराखंड छोड़ के दूसरे राज्यों में गए हैं। तो आंकड़ों के आधार पर अगर देखें तो कुछ हद तक तो रोकने का प्रयत्न किया है। माइग्रेशन होना, लेकिन टिक पाना, ये भी एक बड़ी बात है। सर, समय कम है, चर्चा लंबी हो सकती थी, लेकिन समय आगे अनुमति नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपने राय के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिर आज उस पलायन की बात करने की कोशिश की जो कहीं ना कहीं हमसे और आपसे जुड़ा है, और डीडी किसान तो बस यही इल्तिजा करता है, ये रिक्वेस्ट करता है कि किसी भी मजबूरी की वजह से अगर आपने अपना घर छोड़ा है तो साल में कम से कम 2 से 4 बार तो जाने की कोशिश करें, और उस दहलीज पे, उस देहरी पे एक दिया तो जलाएं, अपने नाम का, अपने पूर्वजों के नाम का, और अपने उस घर के नाम का जिसकी वजह से आज आप कहीं भी रह रहे हैं तो उसकी छत्र छाया में है, उसके आशीर्वाद में है। ये उम्मीद मैं करता हूं कि आप ये ज़रूर करेंगे। और एक उम्मीद और है जो हमेशा की तरह मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। देखिए, ये चुनाव का पर्व है, देश का गर्व है, तो इसे निभाना है आपको, और आप ये अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे, मैं जानता हूँ। अगर आपके इलाके में वोट हो चुका है तो कोई बात नहीं, जहाँ होना है वहाँ के हमारे तमाम व्यूवर्स घर से निकलेंगे और मतदान ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक वोट चोट करता है। आपसे मुलाकात होगी फिर सच के साथ में ही। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए डीडी किसान। नमस्कार।